तो दोस्तों हम लोग कर रहे हैं कवर अभी भारत में भूया आदिम जाति का उद्भव एवं विकास का इतिहास, जिनको लिखा है डॉक्टर राम स्वरूप प्रसाद मंडल जी ने। तो स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल द भूया मांझी में। अभी हम लोग दोस्तों कवर कर रहे हैं अभी पहला अध्याय जो है प्रागैतिक पृष्ठभूमि, जिसमें एक टॉपिक है प्रस्तर उद्योग। प्रस्तर उद्योग, तो प्रस्तर उद्योग में क्या है चलिए जानते हैं हम लोग। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कुठार की मांग बढ़ी, तब उस मांग की पूर्ति के लिए प्रस्तर उद्योग स्थापित हुए। यह मानव का पहला कारखाना था। खोज में कुठार और कई अन्य प्रकार के औजार निर्माण के उद्योग का पता चला है। इनमें 12 पेड़ी गुफा और चंदरगी में असली लघुपाषाणिक उद्योग पाए गए हैं। इन उद्योगों में बड़े और छोटे औजार बनाए जाते थे। गार्डन लिखते हैं कि महादेव की पहाड़ियों में पंचमढ़ी के चारों ओर, जबलपुर एवं नागपुर और रायगढ़ राज्य में सिंधनपुर एवं करबा पहाड़ में ऐसे बहुत से स्थान मिले हैं। इन स्थानों में प्राप्त चार्ट एवं कैल्सिडोनी के हथियारों की भी बहुत सारी किस्में देखने को मिलती है। एल बाशम के अनुसार होमोसेपियंस भारत में रहता रहा। उसकी दक्षता तथा कलात्मक सज्जा युगों तथा अदृश्य रूप से उन्नतिशील रही। उसने सूक्ष्म पाषाण के छोटे और मुलायम तीरों के शिरोभाग एवं अन्य शस्त्र बनाना सीखे, जो उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रदेश से सुदूर दक्षिण तक भारत के अनेक भागों में पाए गए हैं। बाशम के इस उदाहरण से इस बात को बल मिलता है कि तीरों के शिरोभाग सूक्ष्म पत्थर के बने होते थे। बाशम के इस उदाहरण से इस बात को बल मिलता है तीरों के शिरोभाग सूक्ष्म पत्थर के बने होते थे। दोस्तों तो यहाँ हम लोग जान पाए हैं कि जो पहले ज़माने में जो तीर होते थे, जिसका अगला छोर, जैसे ये पेंसिल का अगला छोर ये ब्लैक जो है ये इस तरह से है, तो उस तीर का जो अगला छोर था वो पत्थर का होता था, पीछे लकड़ी। तो चलिए आगे देखते हैं। पत्थर के होते थे, तो उन तीरों को चलाने के लिए धनुष भी थे, और यह होमोसेपियंस द्वारा प्रयोग में लाए जाते थे। अतः सिद्ध होता है कि कुठार कालीन मानव तीर धनुष का उपयोग करते थे। प्रशस्त्र युगीन मानवों द्वारा स्थापित प्रशस्त्र उद्योग के विस्तार विस्तृत था, और चकमक पत्थर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता था। भारत में अधिकांश पाषाण अवशेष चमकीले पत्थर के निर्मित हैं। इसी कारण इन मानवों को चमकीले पत्थर के मानव कहा गया है। चित्रकला, चलिए देखते हैं अब चित्रकला में क्या है। तो पाषाण युगीन मानव पर्वत की गुफाओं में निवास करता, तब उसने गुफा के दीवारों पर कुछ चित्र बनाए थे, जिसे शैलचित्र कहा जाता है। ये चित्र उनकी कला और विचार की अभिव्यक्ति है। शैल चित्रकला के अवशेष भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। 10 किलोमीटर क्षेत्र में 500 के लगभग शैलाश्रयों में इसके अवशेष मिलते हैं। इसमें छोटे चित्र भी हैं तथा 3 मीटर लंबे चित्र भी निर्मित हैं। इन चित्रों में भैंस, हाथी, बाघ, गैंडा, सुअर आदि पशुओं के चित्र निर्मित हैं। इन चित्रों में हरे लाल रंग प्रयुक्त किए गए हैं। मानव आकृतियाँ भी चित्रित हैं। प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर में भी शैल चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इन चित्रों से उनके भौतिक व सामाजिक जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। अधिकांश चित्र शिकारी मानव के हैं। D.H. गार्डन लिखते हैं कि महादेव पहाड़ियों की जंगली जातियों की चित्रकारी देखने से यह पता चलता है कि शिकार करना, नृत्य करना, मधु इकट्ठा, जो देखिए दोस्तों, जो
जंगली जातियों जो जिनको हम लोग आदिवासी या वनवासी कहते हैं वो क्या करते हैं। पहला वो शिकारी करते हैं, जिसका शिकार करना उनका एक अपना नृत्य होता है जो अपने वो पर्व त्योहार में करते हैं। करना तथा तेंदुआ, बाघ आदि जंगली जानवरों से लड़ना। देखिए दोस्तों, वो जंगली जानवरों से भी लड़ जाते हैं, चाहे वह बाघ रहे या तेंदुआ रहे। सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना खतरनाक होते हैं अपने आप में, और वो लोग इनसे भी भिड़ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आदिवासियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हम आदिवासी भारत का पहला नागरिक है। जंगली जानवरों से लड़ना उनका काम रहा होगा, उनके रहन सहन का सामान्य तरीका उनके पूर्वजों के समान रहा होगा। यद्यपि उनके तीर की सिराएं धातु की बनी होती थी, पर अभी भी उनका रहन सहन मध्य पाषाण युग के समान ही था। जो पथरीले स्थानों पर तथा शाखाओं की झोपड़ी में रहा करते थे, उनका मुख्य भोजन शिकार, मधु तथा खाद्य कंदमूल थे। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनका भोजन अभी भी जो है दोस्तों वो शिकार करना, मधु तथा कंदमूल है। गार्डन महोदय के उपरोक्त कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पुरातात्विक अवशेष उस काल के लिखित साहित्य हैं और हर साहित्य में उस काल के समाज के प्रतिबिंबित होते हैं। कैमूर और भीमबेटका के शिलान्यासों में तीर धनुष का चित्र मिले हैं। यद्यपि इसका तिथि निर्धारण संभव नहीं हो सका है। संभव है तीर धनुष का कुछ चित्र कुठार संस्कृति के लोग द्वारा चित्रित हो। देखिए दोस्तों, इसमें आया है एक और टॉपिक जो है पूर्व पाषाण एवं पाषाण युगीन बस्तियाँ। तो चलिए देखते हैं पूर्व पाषाण एवं पाषाण युगीन बस्तियाँ कैसा हुआ करते थे पहले। ये दोस्तों हम लोग देख रहे हैं भूमि आदिम जाति की इतिहास, जो प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि में आता है। तो चलिए देखते हैं पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग में जब मानव का जीवन प्राकृत अवस्था में था, तब जो भी सहज सुलभ वनस्पतियां थी उसे ही खाकर रहा करते थे। उस काल में जंगल बहुत विशाल थे और जनसंख्या भी कम थी, अतः उन्हें विशेष उपक्रम करने की जरूरत नहीं थी, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें टोलियों में रहना उनकी व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था पर्वत की कंदराओं में शरण लिया। कंदराओं में वे हजारों वर्ष गुजारे। इसी युग में उन्होंने खाद्य और अखाद्य वनस्पतियों की पहचान की। आग का आविष्कार इसी युग में हुआ। उनकी महान उपलब्धि थी। आग का आविष्कार इसी युग में उनकी महान उपलब्धि थी। आग के आविष्कार हो जाने के कुछ जंगली फलों एवं कंदों को भून एवं पकाकर खाने लगे थे। पूर्व पाषाण युग में पर्वतों की गुफाएं ही उनके आवास थे, अतः इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गुफाएं की आदि मानव की आदिम बस्तियां थी। भीमबेटका की गुफा सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त कैमूर, मिर्ज़ापुर, बारापेड़ी, पंचमढ़ी, सोनभद्र आदि प्रसिद्ध हैं। विंध्य से लेकर सुदूर दक्षिण का भाग वनों एवं पर्वतों से आच्छादित है, जो आदि मानव के लिए अनुकूल आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को आर्यपूर्व आदि मानव का आश्रय स्थल कहा गया है। इस विस्तृत भूभाग में गुफाएं हजारों में हो सकती हैं। प्रोफेसर रामशरण शर्मा के अनुसार केवल भीमबेटका के पास 10 किलोमीटर क्षेत्र में
500 से भी अधिक गुफाएं हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, गुफाएं छोटे पड़ने लगे और गुफा के मुहाने पर बड़े बड़े पत्थरों से घेर कर आवास बनाए जाने लगे। पेड़ों की शाखाओं के धारण और छप्पर बनाए गए। किसी किसी आवास में धरन पत्थर के दिए जाते थे। इस प्रकार बस्ती का विस्तार प्रारंभ हो गया। नदियों के किनारे और पहाड़ी ढलानों पर भी बस्तियां बसने लगी। इस प्रकार के बस्तियों के अवशेष विस्तृत क्षेत्र में और बहुतायत में पाए गए हैं। इनमें कुछ नवपाषाण काल के हैं। नर्मदा नदी के विंध्य पर्वतमाला में भीमबेटका, विंध्य के दक्षिण ताप्ती, गोदावरी और भीमा, कृष्ण नदियों के किनारे निवास होता है यहाँ दोस्तों, लेकिन नवासा लिखा गया। नवासा कोरेगांव, अच्छा जगह का नाम है नवासा। दक्षिण नवासा, कोरेगांव, चंदौली, सिकपुर स्थानों पर पुरापाषाण के लोग रहते थे। बिहार, अब झारखंड में रासे नदी के तट पर, सिंहभूम में, बंगाल में दामोदर एवं स्वर्णरेखा नदियों के तटों पर, उड़ीसा में बुहार, बलंग घाटी में और वैतरणी ब्राह्मणी महानदी के तटों पर आदिम लोगों की बस्तियां मिली हैं। विंध्य क्षेत्र में आजमगढ़, दक्षिण में संगलंक, रेनीगुंटा और चिनेवली, पूर्व भारत में मयूरभंज, सुंदरगढ़ और सेवालगिरी में मध्य पाषाण काल की बस्तियां थी। मेहरगढ़ विंध्य क्षेत्र के बेलन घाटी और मिर्ज़ापुर तथा कोल्डिहवा एवं बिहार के चिरांद नवपाषाण युगीन ग्राम थे। ये कोड लिया गया है 61 कहाँ से लिया गया है देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा तथ्य पर बात हो रहा है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर मानिक लाल गुप्ता, प्रागैतिहासिक साहित्य सीरीज इतिहास, पृष्ठ संख्या 14 और 15 से ये लिया गया है। इस बुक से पृष्ठ संख्या 14 और 15 से लिया गया है। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? तो वो टॉपिक है 61, ये टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, ये कोडिंग भी दिया गया है कि कौन सा बात किनके बुक से और कहाँ से, कौन सा पेज से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पाषाणकालीन बस्तियों के बहुत से स्थल अब भी ऐसे होंगे जहां खोज का काम नहीं हुआ है। यदि उन स्थलों में खोज हो तो इस प्रकार के अनेक स्थल का पता चल सकता है। डी.एच. गार्डन का उल्लेख है कि केवल पूर्वी घाटियों की तलहटियों में बहुत से स्थान मिले हैं। इनके अतिरिक्त पूरा पूर्वी किनारा तथा कृष्ण एवं महानदी के बीच का 400 मील में फैले हुए विस्तृत इलाके में एक भी स्थान नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि केओंझर और बस्तर के बीच वाले प्रदेश में खोज पड़ताल नहीं की गई, क्योंकि इन इलाकों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और भारत में ये सबसे पिछड़े इलाके हैं। अकॉर्डिंग तो देखिए यहाँ 62 है। इस क्षेत्र में पूर्वाशेष नहीं मिलने की कोई बात नहीं है। वस्तुतः इस क्षेत्र में खोज पड़ताल ही नहीं हुई, परंतु मैदानी क्षेत्र की स्थिति भिन्न है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा कहते हैं कि सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि ये क्षेत्र राजनीतिक उथल पुथल का क्षेत्र रहा है। दूसरा, यह कि कृषि का विस्तार होने से किसानों द्वारा नष्ट कर दिए गए बिहार के गया जिले में पेमार नदी के पूर्व किनारे नारवट पहाड़ी है। इसके तलहटी में गांव बसा है। पहाड़ी के
पहाड़ी के उत्तर दूसरी पहाड़ी है, बीच में हाल तक जंगल था। बीच का भूभाग दो तरफ पहाड़ियों और एक और नदी से घिरा है। अब जंगल समाप्त हो गया है और आबादी बस गई। शोधकर्ता को भ्रमण के क्रम में पहाड़ी के तलहटी में पत्थरों के वृत्ताकार शिलालेख मिले हैं। अब इनकी संख्या बहुत कम बचे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इनकी संख्या अधिक थी, परंतु उन पत्थरों को छर्री तोड़ दी गई, मतलब तो पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बना दिया गया, जिनसे हम लोग घर डालते हैं। प्रथम दृष्टि में ये पाषाणयुगीन बस्ती प्रतीत होते हैं। यदि खोज पड़ताल की जाए तो मगध में इस युग के और भी पुरावशेष प्रकाश में आ सकते हैं। कुमार विजय लिखते हैं कि बिहार में पुरातत्व के मामले में बड़े पैमाने पर खुदाई नहीं हो पाई है, फिर भी जितनी खुदाई हुई है उससे इतिहास के अतीत में झांकने का मौका जरूर मिला है। बिहार में प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने हुए कुछ औजार मिले हैं। प्रपाषाण के औजार छोटा नागपुर, संथाल परगना, मुंगेर, पटना एवं गया के कई स्थानों में मिले हैं। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष हस्तकुल्हाड़ी, चाक, सुरपी, रजरप्पा के हजारीबाग एवं संजय घाटी, सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। धनबाद के गंजा पहाड़ घाटी से मध्यपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीम बांध, मुंगेर से प्रारंभिक प्रस्तर युग के औजार मिले हैं। कुड़गढ़ एक रांची में जगह है, वहाँ से कुड़गढ़ रांची से उस समय के औजार मिले हैं। पटना विश्वविद्यालय की एक टीम ने जेटियन गया से इस युग के कुल्हाड़ी, चाकू इत्यादि प्राप्त किए हैं। ये सारे प्रमाण स्पष्ट कराते हैं कि बिहार में भी पुरापाषाणिक संस्कृति अन्य जगहों की तरफ फली फूली थी। उस समय के लोग गुफा कंदराओं में रहते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते हुए एवं फल फूल एकत्रित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। बिहार में लघु पाषाणकालीन अवशेष चाईबासा, चक्रधरपुर, धालभूम, बोगरा, दुमका, मखनिया, प्रतापपुर से मिले हैं। इस युग के मानव ने पिछले युग के मुकाबले प्रगति कर ली थी। अब वे पत्थर के बेहतर औजार बनाने लगे थे। ऐसा लगता है कि पाषाणकालीन मानव का लघु पाषाणकालीन मानव के साथ संबंध था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आज के लिए ही इतना ही। कल हम लोग कवर करेंगे सांस्कृतिक प्रारूप में परिवर्तन। दोस्तों अभी इसमें भूमिया जाति के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अभी प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि को देख रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से था, महान संस्कृति, प्रस्तर उद्योग, हेमकालीन युग, तो ये सब हम लोग देख रहे हैं अभी। अगला चैप्टर जो है दोस्तों, वैसे ये टॉपिक ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, सांस्कृतिक प्रारूप में परिवर्तन, प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर जो आएगा वो है उत्पत्ति की लोक स्मृत गाथा, जिनके बारे में हम भूमिया जाति के जो देवी देवता हैं, जो देवत्व को प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लगभग 20 मिनट होने को है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तुलसी वीर बाबा, जय माँ सबरी, जय तिलका मांझी, जय बाबा दशरथ मांझी। भारत रत्न मिलना चाहिए बाबा दशरथ मांझी को। जय हिंद।